वेरी गुड इवनिंग टू ऑफ यू, मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों। आज हम स्टडी करने वाले हैं परमाणु और आयन, इनमें अंतर, एटम आयन एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो बात करते हैं सबसे पहले परमाणु की, यानी कि एटम की। परमाणु बेटा इंग्लिश में इसको एटम कहते हैं और डेफिनेशन होती है कि द्रव्य या कह सकते हैं पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, छोटे से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं जिससे वीडियो की टाइमिंग कम हो। तो द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट लिव फ्रीली बट कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एटम। फिर से सुनिएगा, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु या एटम कहलाता है। तो क्या होता है एटम, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सभी के सभी परमाणु हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कोई एलिमेंट का सिंबल या परमाणु अकेला लिखा जाता है तो वो परमाणु बोला जाएगा। अणु में एक से ज्यादा परमाणु होते हैं, जैसे H2, ये आपका अणु है, जबकि हाइड्रोजन H ये परमाणु है। तो अगर कोई बोलता है कि हाइड्रोजन परमाणु, इट मीन्स वो बात कर रहा है H की, और अगर कोई बोलता है हाइड्रोजन अणु तो बात कर रहा है H2 की। तो परमाणु सदा अकेला लिखा जाता है जबकि अणु में एक से ज्यादा परमाणु होते हैं। तो परमाणु अकेला है। अगर मैं बात करूं O क्या है, परमाणु, लेकिन O2 क्या है, अणु। M क्या है, परमाणु। N2 क्या है, अणु। O3 क्या है, अणु। Cl क्या है, परमाणु। Cl2 क्या होगा, अणु। तो परमाणु अकेला लिखा जाता है और अणु में एक से ज्यादा परमाणु होते हैं। एक बात, अगली बात चलते हैं। आयन, आयन क्या होते हैं? आयन्स विद्युतीय आवेशित, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, विद्युतीय आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को ही आयन कहते हैं। परमाणुओं के समूह को, परिभाषा क्या बन गई जी? विद्युतीय आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को ही आयन कहते हैं। अब आवेशित परमाणु और समूह क्या होते हैं? जैसे देखिए, H पर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये ना परमाणु है ना ही अणु है, अब ये है आयन। विद्युतीय आवेशित का मतलब है जिस पर कोई चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। Cl1 नेगेटिव, ये भी आयन है। P3 नेगेटिव, ये भी आयन है। S2 नेगेटिव, ये भी आयन है। Li पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, यानी जिन पर भी या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी धनावेश हो अथवा ऋणावेश होता है, उन्हीं को हम आयन कहते हैं। आयन्स आर चार्ज्ड स्पीशीज, ऑन अदर हैंड एटम्स आर न्यूट्रल स्पीशीज, यानी परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है और ये आयन आपका धनावेशित या ऋणावेशित होता है। कोई दिक्कत? अब समूह की बात कर लेते हैं। जैसे OH, ये सारे अकेले परमाणु थे जिनके आयन बने, लेकिन OH में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो परमाणु सम्मिलित किए गए हैं, तो इसको हम परमाणु ना कह करके समूह कहेंगे। इसको अब आप सोचेंगे कि इसको अणु क्यों नहीं कह सकते? इसको अणु कह सकते थे अगर इस पर कोई आवेश ना होता तो, तब ये अणु बोला जाता, लेकिन इस पर आवेश होता है। NO2 1 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो ये सभी क्या है? परमाणुओं के समूह हैं, आवेश हैं, इसलिए ये आयन है।
तो जिन पर धन या ऋण आवेश होता है, ये धनायन, ये धनायन, ये और ये, जिन पर धनावेश होता है उन्हें धनायन कहते हैं, और जिन पर ऋणावेश होता है वे आपके ऋणायन बोले जाते हैं। तो ये आपके ऋणायन है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आयन जो हुए विद्युतीय आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह ही आयन कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अब देख लीजिएगा। आवेशों के आधार पर वैसे मैंने बता दिया अभी, लेकिन फिर से पूछ देख लीजिएगा। आयन नंबर 1 धनायन, चाहे तो आप इसकी परिभाषा साथ साथ में भी लिख सकते हैं। धनायन विद्युतीय धनावेशित आयन को ही धनायन कहते हैं। विद्युतीय धनावेशित आयन को ही धनायन कहते हैं, अथवा ये भी कह सकते हैं कि वह आयन जिस पर धनावेश होता है, सिंपल सी परिभाषा, जिस पर धनावेश होता है वो धनायन कहलाता है। जिस पर धनावेश हो यानी पॉजिटिव चार्ज हो जिस पर, वो धनायन कहलाता है। इंग्लिश में कैटायन कहते हैं। तो कैटायन क्या होते हैं? कैरिंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायन, जिन पर धनावेश होता है। अब बात करते हैं ये बनते कैसे हैं। देखिएगा, सोडियम एटम, Na क्या है? परमाणु है, क्योंकि अकेला है, कोई चार्ज नहीं है इसलिए परमाणु है। इसका परमाणु क्रमांक 11 द्रव्यमान संख्या होती है 23। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। न्यूट्रॉन है 23 माइनस 11 बराबर 12। अब Na पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव चार्ज सदा उस समय आता है जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, केवल इलेक्ट्रॉन त्यागता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना कभी लिए जाते हैं और ना कभी छोड़े जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि Na पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, त्याग दिया, रिलीज कर दिया। तो अब इसकी बात करें, इसमें प्रोटॉन वही रहेंगे कितने? 11। न्यूट्रॉन भी वही रहेंगे कितने? 12 जो पहले थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे उनमें से एक कम हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें 10। जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसका मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूं कि वह आयन जिस पर धनावेश होता है धनायन कहलाता है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता यानी छोड़ता है तो धनायन बनता है, और उस पर त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। Na पॉजिटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर 24, प्रोटॉन कितने? 12, इलेक्ट्रॉन कितने? 12। देखिए मैं आपको ये पहले बता चुका हूं मेरी पहली वीडियो में, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, वो वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं, तो आप उस पर देख लीजिएगा। तो प्रोटॉन 12 इसमें, इलेक्ट्रॉन 12, न्यूट्रॉन 24 माइनस 12, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन समान संख्या में है। अब बात करते हैं Mg2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सेम है, तो प्रोटॉन कितने? 12, न्यूट्रॉन भी कितने? 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे? 12। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, तो 12 माइनस 2 बराबर 10। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन, ये मान के चलिए, ये त्यागा हुआ है। अब बात करते हैं, जैसे 13 एल्यूमिनियम है, 13 एल्यूमिनियम, द्रव्यमान संख्या 27। मैं आपको बता देता हूं, मेरी पहली वीडियो में मैंने परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या, सभी चीजें पहली वीडियो में मैंने डाल चुका हूं, तो आप उस पर जाकर के, साइट पर जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब। तो प्रोटॉन कितने बेटा? जो नीचे की संख्या होती है यही परमाणु क्रमांक होता है, यही प्रोटॉन, यही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन है इसमें 13, इलेक्ट्रॉन 13, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक बता दो, यानी 27 माइनस 13 बराबर 14। अब अगर इससे बनने वाला आयन हो Al3 पॉजिटिव, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। ये देखिए कि प्रोटॉन ज्यों के त्यों हैं, सेम है बिल्कुल, न्यूट्रॉन भी वही होंगे जो इसमें पहले थे, कितने? 14, बस इलेक्ट्रॉन कितने? क्योंकि पहले कितने थे? 13,
3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, तो 13 में से जब 3 चले गए तो इलेक्ट्रॉन रह गए कुल 10। तो इस प्रकार जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। धनायन क्या होते हैं? जिन पर धनावेश होता है। अब बात कर लेते हैं ऋणायन। ऋणायन इंग्लिश में कहते हैं एनायन। सिंपल सी परिभाषा, अगर आप अच्छी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो परिभाषा बनती है कि विद्युतीय ऋणावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह ही ऋणायन कहलाते हैं, अथवा आप कह सकते हैं कि वह आयन जिस पर ऋण आवेश होता है, जिस पर ऋण आवेश होता है, ऋणायन कहलाता है। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं 17 क्लोरीन, द्रव्यमान संख्या 35.5, बल्कि क्लोरीन का एग्जांपल में द्रव्यमान संख्या अगर लोगे तो आपको राउंड फिगर में लेनी पड़ेगी। वैसे 35.5 होता है इसका जो मास नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे 35 ही रखना पड़ेगा आपको। तो प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, न्यूट्रॉन 35 - 17 मतलब 18। अब अगर Cl1 नेगेटिव है तो मैंने बताया कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ऋणावेश आ जाते हैं। अगर एक नेगेटिव चार्ज है, एक ऋणावेश है, तो इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। 2 तो 2 ले लिए। अगर 3 नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब 3 ले लिए। केवल इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको पहले बताया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना कभी दिए जाते ना कभी छोड़े जाते। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं Cl1 नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन वही रहेंगे कितने 18, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे 17। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और लिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 18। लिख देता हूं 17 + 1 जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह। 17 + 1 = 18। मैं सल्फर की बात करता हूं। सल्फर 16, सल्फर 32, 16 सल्फर 32। परमाणु क्रमांक 16 है तो प्रोटॉन भी 16 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 16 होंगे और न्यूट्रॉन 32 - 16, 32 - 16 = 16। यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों की संख्याएं बराबर हैं, 16 हैं तीनों। अब अगर S2 नेगेटिव है तो इसमें कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होंगे? क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना दिए जाते हैं ना लिए जाते हैं। तो प्रोटॉन कितने होंगे 16, न्यूट्रॉन भी कितने होंगे वही जो पहले थे 16, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे इसमें 16। अब 2 नेगेटिव का मतलब 2 और ले चुका है बराबर 18। मैं बात करता हूँ फास्फोरस की। 15 फास्फोरस 31 होता है, 15 फास्फोरस 31। प्रोटॉन कितने हैं जिसमें 15, इलेक्ट्रॉन 15, न्यूट्रॉन 31 - 15, 31 - 15 बराबर 16। अगर फास्फोरस 3 नेगेटिव चार्ज हो, यानी फास्फोरस पर 3 नेगेटिव चार्ज हो, तो प्रोटॉन वही रहेंगे जो पहले थे, न्यूट्रॉन वही रहेंगे जो पहले थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे कितने थे 15, और 3 नेगेटिव का मतलब 3 और ले लिए, तो अब कितने हो गए 15 + 3 बराबर 18। तो इस प्रकार हम किसी भी परमाणु और आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक बार रिपीट करा देता हूं। आयन विद्युतीय आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह ही आयन कहलाते हैं। 2 प्रकार के, धनायन जिस पर धनावेश होता है, ऋणायन जिस पर ऋणावेश होता है। धनायन में जिस पर धनावेश होता है उसे धनायन कहते हैं। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या करता है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, छोड़ता है, तो तब धनायन बनता है और उस पर त्यागे गए यानी छोड़े गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। ऋणायन वह आयन जिस पर ऋणावेश होता है ऋणायन कहलाता है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है ग्रहण करता है, तो ऋणायन बनता है और उस पर
ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस पर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी धनायन में, सपोज Na पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु से सदा कम होती है। कोई भी धनायन हो, क्योंकि धनायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे तो आयन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे परमाणु से, इस आयन में जो इलेक्ट्रॉन है वे इसके सोडियम परमाणु जो होता है उससे कम होते हैं। भाई इसका 11 होता है तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव का मतलब एक निकल गया, तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10। तो धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मूल परमाणु से कम होती है, जबकि ऋणायन में, जैसे मान लिया सल्फर 2 नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए, पहले कितने थे 16, अब 2 और ले लिए, कितने हो गए 18। तो ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मूल परमाणु से सदा अधिक होती है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, या ग्रहण करने पर नेगेटिव क्यों आता है। बड़ी अच्छी जानकारी बताऊंगा आपको, देखिएगा। आप जानते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और वैल्यू दोनों की इक्वल होती है। यानी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को उदासीन करने के लिए सक्षम होता है। जितना चार्ज इस पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इसकी प्रकृति पॉजिटिव होती है, यानी कि धनावेशित, और इसकी नेगेटिव होती है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यहाँ पावर से नहीं है। कुछ बच्चे समझते हैं कि पॉजिटिव है तो पावर 19 + 19 होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने 2 रुपये किसी को उधार दिए तो मैं पॉजिटिव हो गया, धनवान हुआ, और दूसरे ने लिए तो वो ऋणी यानी कि कर्जदार हुआ। तो जिसने लिए वो कर्जदार ऋणी नेगेटिव है, और जिसने दिए वो धनवान यानी कि देने वाला है, अर्थात दाता है, यानी पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन देने पर पॉजिटिव और लेने पर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है देखिएगा। जैसे 11 सोडियम है आपका, 11 सोडियम का मतलब है 11 सोडियम 23, प्रोटॉन कितने 11, इलेक्ट्रॉन कितने 11, न्यूट्रॉन 23 - 11 = 12। प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 11 प्रोटॉन का मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें 11 नेगेटिव चार्ज हैं। इसमें 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव चार्ज हैं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देता है, यहां पे -1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रहेगी 10। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज रहा 10, और पॉजिटिव चार्ज अब भी कितना है 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को खत्म करेगा तो 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है और बनता है Na पॉजिटिव। शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागा तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। भाई पहले प्रोटॉन 11 थे, इलेक्ट्रॉन 11 थे, प्रोटॉन पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नेगेटिव रह गया आपके 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है भी 11, यानी प्रोटॉन एक अधिक है, यानी पॉजिटिव चार्ज अधिक है, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आया। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं, 12 मैग्नीशियम 24, प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12, न्यूट्रॉन भी 24 - 12 = 12। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 12 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो 12 नेगेटिव हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10, प्रोटॉन वही है कितने 12, यानी पॉजिटिव चार्ज कितना 12, नेगेटिव चार्ज रहेगा 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे। या ये कह लीजिए
कि 2 प्रोटॉन इसमें ज़्यादा हैं और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी प्रकार जब ऋणायन बनता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों भैया, आप देख लीजिए, जैसे 9 फ्लोरीन 19 होता है, प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 9, न्यूट्रॉन 10। प्रोटॉन 9 का मतलब 9 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन 9 का मतलब इलेक्ट्रॉन 9 मतलब 9 नेगेटिव चार्ज है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो बनाता है F नेगेटिव। F नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 का मतलब नेगेटिव 10 हो गए, लेकिन पॉजिटिव अब भी कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? अब भी 9। तो इसका मतलब 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया तो उसका चार्ज भी एक्स्ट्रा है, इसीलिए फ्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड या ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।